122 रन का बड़ा टारगेट। अब आप सोचो कि इंडियन टीम के ओपनर्स कितने रन बनाएंगे। सोचो सोचो। आज तो मेरे दोनों शेर हाफ सेंचुरीज मार के जाएंगे। हाँ हाँ, आज तो माहौल पूरा सेट है, आज तो बड़ी बड़ी इनिंग्स निकलेंगी। वो तो अगर मैच या टारगेट बड़ा हो तो टीम इंडिया 8 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1। हाँ जी, खेलो खेलो खेलो, आज तो लंबा खेलना है, आज तो इनिंग्स बिल्ड की जाएगी, आज तो मैच फिनिश होंगे। अबे साले चुप हो जा, वरना मुझे भी बैट की ग्रिप निकालनी आती है। ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज खेला जा रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी WTC फाइनल में दिखाई होती तो आज टीम इंडिया सारी की सारी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीम होती। मैं बता रहा हूँ, टीम इंडिया कल को एक आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स को पेटीएम स्पॉन्सर करना शुरू कर दे। देखा कैसे ऊर्जा आ जाती है टीम इंडिया में पेटीएम सुनते ही। रन रेट तो हमारा 6 भी नहीं हुआ अभी तक, और कैमरा मेरे मुंह पे डाल दिया जैसे मेरी शक्ल दिखाने से रन रेट ऊपर होगा। अबे साले तू क्या बकवास कर रहा है तब से? मैच मैच कर रहा है, ठीक तो है सब। ठीक है। 5 ओवर में 27 रन है और हमारे बैट से बॉल उतनी दूर रह रही है जितना दूर मैं हूँ 1K सब्सक्राइबर से। ये तो बढ़िया बात है, देख इसी बात पे चौका भी आ गया। ओके, शाहिद अफरीदी का ओवर। अरे भाई साहब, मौज कर दी भाई, ये गया, हम तो एक ही ओवर में मैच जीत गए। मैन ऑफ द मैच शाहिद अफरीदी। बताओ यार, मेरी फास्ट बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाई। पाजी वैसे अंदर की बात है, किया तो आपने पूरे टूर में कुछ नहीं है। क्यों नहीं किया कुछ? बिरयानी का थान किसने खत्म किया आज? हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, पूरे टूर में नाश्ता ही तो किया आपने। अबे खाना पीना ही मेन होता है, मेरे चेहरे पे जो नूर रहता है ना, उसका राज ये खान पीन ही है। आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, भूखे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेट अंदर करने का शौक है, तंदूरी नान अंदर करने का शौक ही नहीं है। और बस वही कहानी, लेफ्ट आर्म पेसर्स इन, इंडियन बैट्समैन आउट। हाँ ये कहानी है, बता दे तू, मेन कहानी तू बता नहीं रहा। अरे यार, इनको क्या स्वाद लग गया स्टोरी का, मैच पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। अब तो रोहित शर्मा ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। वाह, मतलब उम्मीद लगा ही नहीं कि पानी की बाल्टियां लेके तैयार हो जाते हैं। देख, अब तू बैटिंग पे भी आ गया, अब तेरे पास परफेक्ट मौका है स्टोरी कंप्लीट करने का। अगला ओवर ना सईद अजमल का है, पहले उस पे ध्यान दे लो थोड़ा। अरे यही तो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं जानबूझ के इधर उधर की बातें कर रहा हूँ ताकि बॉल पे फोकस करना आसान हो, प्रेशर ना बने। अभी देखना तू मैं कैसे पिटाई करता हूँ। उत्तरी, ये कैसे हो गया? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, और कर लो इधर उधर की बातें। साले ये भी तेरी वजह से हुआ है, अब यही तूने स्टोरी सुनाई होती तो मैं पूरे फोकस के साथ खेलता। अरे क्या आप तब से स्टोरी 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 कर रहे हो? आपको स्टोरी सुननी है, चलो मैं सुनाई देता। नहीं नहीं, अब नहीं सुननी। पूरे मैच में तुमने मुझसे मिन्नतें करवाई और अब तो कहानी सुनाने आ गया। अच्छा चलो सॉरी, छोड़ो ना उन बातों को। हाँ तो कहानी है। नहीं सुननी तेरी कहानी? हाँ तो कहानी है। अब तक इस स्टोरी में लगभग सब कुछ चतुर रामलिंगम के फेवर में ही गया था। एक लोकल टूर्नामेंट में अपना आइडिया टेस्ट करने के बाद वो अब रणजी ट्रॉफी में अपना खेल खेल रहे थे। इस खेल की मार सही थी फाइनेंशियली वीक स्टेट बोर्ड्स और उनके प्लेयर्स ने, और ये सब किया गया था इन सभी अथॉरिटीज़ में खुद से अपॉइंट किए हुए कुछ करप्ट ऑफिशियल्स की मदद से। जहां एक तरफ ये सब किया जा रहा था, दूसरी तरफ अपनी टीम्स को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देख कुछ कोचेस और ग्राउंड स्टाफ ने मिलकर प्रॉब्लम के जड़ तक जाने की कोशिश करी। इस कोशिश में जिस चीज़ ने उनका ध्यान खींचा, उस चीज़ ने उन्हें हैरान कर दिया। इस स्टाफ को शक हुआ कि शायद प्लेइंग कंडीशंस जानबूझ के कंट्रोल की जा रही हैं। स्टाफ ने
इस बात को हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने का फैसला किया। अथॉरिटीज में क्या हाल था ये समझना हो तो मान लीजिए अथॉरिटीज में 3 तरह के लोग थे। पहले जो करप्ट थे और इस सब के पीछे के कारण भी। दूसरे वो लोग जो इस सब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते थे मगर करप्ट नहीं थे। और तीसरे वो लोग जो इस सब से बिल्कुल अनजान थे। अब पता नहीं इसे इत्तेफाक कहेंगे या फिर कुछ और। स्टाफ के लोग उन लोगों से मिले जो इस सब की जानकारी रखते थे मगर करप्ट नहीं थे। इस मुलाकात से जो बातें सामने आईं उससे स्टाफ के लोग सतर्क हो गए थे। स्टाफ के लोग नहीं चाहते थे कि इस बात का खुलासा होने की खबर उन लोगों तक पहुंचे जिन तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने जो किया वो था कुछ नहीं, वो बस इंतज़ार करने लगे अगले मैच का, ताकि जो पैटर्न्स उन्होंने नोटिस किए थे उन पैटर्न्स के बेसिस पे अगले मैच में वो कोई सबूत हासिल कर सके। और हुआ भी कुछ वैसे ही। सभी बातों से अनजान उन करप्ट ऑफिशियल्स ने अगले मैच में भी प्लेइंग कंडीशंस अपने हिसाब से कंट्रोल करी और इधर स्टाफ ने पिच क्यूरेटर्स से सच बाहर निकलवा लिया। पक्के सबूत हाथ लगने के बाद स्टाफ के लोगों ने इस बात को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने का फैसला किया। इंटरेस्टिंगली ये लोग अपने गले कोई मुसीबत नहीं डालना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का खुलासा भी करना चाहते थे। तो फैसला हुआ कि बात को कुछ इस तरह से सामने रखा जाएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अथॉरिटीज़ के सभी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग तय की गई। उस मीटिंग में बिना किसी का भी नाम लिए इस सारे केस को डिस्क्लोज किया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर से अथॉरिटीज़ में हालात बदल चुके थे। समझना हो तो अथॉरिटीज़ में एक बार फिर से 3 तरह के लोग बन चुके थे। एक ऑफ कोर्स जो करप्ट थे, दूसरे वो लोग जो अपने आप को किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे और इसीलिए वो इस सब पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, और तीसरे वो लोग जो इस सारे खेल के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार थे। और फिर यहाँ से अथॉरिटीज़ बोर्ड की हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचने का प्रयास करने लगी। हायर अथॉरिटीज़ में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। वहाँ भी लोग कुछ इसी तरह से बटे हुए थे। वहाँ बैठे कुछ ऑफिशियल्स को तो चतुर रामलिंगम पे पहले से ही शक था, और बस बोर्ड की कुछ अथॉरिटीज़ एक्शन में आ गई। इस सब का नुकसान उठाना पड़ा रणजी ट्रॉफी खेल रहे खिलाड़ियों को, क्योंकि इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी को बीच सीज़न ही रोक दिया गया। हाँ, ये तो मैंने सुना था कि रणजी टूर्नामेंट कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया है। प्लेयर्स का तो बड़ा नुकसान हुआ होगा फिर तो। जब ये डिसीजन लिया गया तब कुछ मैचेस तो चल रहे थे अभी। कोई मैच से याद आया, जो मैच आज चल रहा था उसका क्या हुआ? अरे आज के मैच में तो हमने जो मजे किए, ओ हो। आपके आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए सुरेश रैना। आ जाओ सोनूपा, दोनों भाई खूब पिटाई करेंगे आज। हाँ बिल्कुल, प्लान तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। बताओ। देख, पिटाई मैं कर लूँगा और तू मुझे स्ट्राइक दे देना। अच्छा, ये ड्रीम 11 पे टीम बना लो वाली स्कीम की कोई खास वजह है? अब यार तुझे क्या बताऊँ, मेरी ना एवरेज गिर गई है, 30 से भी नीचे हो गई है। तो मैंने सोचा आज कुछ हाफ सेंचुरी वगैरह मार लूँ तो अच्छा रहेगा। वाह, सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी, आपने सोचा कि आज आपकी हाफ सेंचुरी हो ही जाएगी। और दूसरी बात, मैं क्यों करूँ ये एक तरफा प्यार? अरे यार स्ट्राइक ही तो देनी है, इसमें क्या नखरे कर रहा है? क्यों दो स्ट्राइक आपको? आप जो बोल रहे हो उसमें लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब कोई लॉजिक है ही नहीं है इसमें, तो मुझे ऐसे खिलाने का आइडिया आ क्यों रहा है तेरे दिमाग में? कौन सा कीड़ा है ये और कहाँ पे है? मुझे बता, मैं मारूंगा।
अच्छा चलो, देता हूँ स्ट्राइक, आ जाओ। नहीं, जिस जगह पे ऐसे कीड़े होते हैं ना, तेरी वो जगह ही सुझा देनी है मैंने। अरे बाबा, देता हूँ स्ट्राइक, आप तो पीछे पड़ गए हो मेरे। हाँ, ड्रामेबाज। अब आया ना लाइन पे? हाँ जी हाँ जी, मैं लाइन पे क्या, स्क्वायर रेक्टेंगल सब पे आ गया। अच्छा रुक रुक रुक, कोई विकेट गिरा था हमारा इसके बाद? नहीं नहीं भैया, लास्ट आप ही आउट हुए थे, और बहुत बुरा आउट हुए थे आप। अच्छा, मतलब मेरे आउट होने के बाद सारा मैच तूने बैटिंग करी, तो मैच तो बड़ा बोरिंग रहा होगा। चल तू ये बता कि रणजी ट्रॉफी पोस्टपोन होने के बाद क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज मीन। मैं अकेला बैटिंग नहीं कर रहा था, सुरेश रैना भी थे मेरे साथ। हाँ, पर मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना। तू रणजी ट्रॉफी का बता क्या हुआ उसके बाद। हाँ, वो भी आप गलत ही बोल रहे हो। टूर्नामेंट पोस्टपोन नहीं हुआ था, कैंसिल ही हो गया था। व्हाट? आपने न्यूज़ में देखा होगा ना, मीडिया को तो यही बताया गया था, पर अथॉरिटीज़ में अंदर ही अंदर सबको पता था कि टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया था, साले म्यूजिक लगाना। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऑफिशियल्स के पास सबूत सिर्फ प्लेइंग कंडीशंस को कंट्रोल किए जाने के ही थे। ना तो इन प्रूफ्स के बेसिस पे किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता था, और ना ही ये पूरा मैटर मैच फिक्सिंग के अंडर आता था। इसीलिए कभी भी पब्लिकली नहीं बताया गया कि क्यों इस टूर्नामेंट को बीच में रोका गया है। ऑफिशियल्स हाथ धो के चतुर रामलिंगम के पीछे पड़ गए थे। उनका कहना था कि अगर चतुर के खिलाफ उन्हें एक भी सबूत मिल गया तो वो चतुर रामलिंगम के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अपने आप को चारों तरफ से घिरता हुआ देख चतुर रामलिंगम एक्शन में आ गए। बुकीज के साथ उनका रिश्ता साबित करने वाले हर सबूत को उन्होंने मिटाना शुरू कर दिया। इस सारे केओस के बीच चतुर रामलिंगम की बुकीज के साथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफिशियल्स के हाथ लग गई। ये वो सबूत था जिसके बेसिस पे चतुर रामलिंगम के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया जा सकता था। मगर करप्ट लोगों को हटाया जा सकता है, मगर करप्ट और पावरफुल लोगों को नहीं। चतुर रामलिंगम ने एक बड़ा ही फिल्मी सा दाव खेला। उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया में तीनों फॉर्मेट में सीरीज करवाने की दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान ने भी इस ऑफर को काफ़ी पॉजिटिवली लिया था। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह हर जगह तेजी से फैलने लगी। कुछ भी ऑफिशियल ना होने के बावजूद भी इन र्यूमर्स को फैलने दिया गया। इस सब के बाद इस केस के बारे में जितनी बातें पब्लिक की भी गई, वो सब इस हाइप के नीचे दब के रह गई। लंबे अरसे के बाद कुछ बातें अपने फेवर में जाती देख चतुर रामलिंगम अथॉरिटीज़ का खुलकर सामना करने लगे। उन्होंने इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को फेक साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। इस सब के बाद चतुर रामलिंगम ने अपनी आखिरी और सबसे इफ़ेक्टिव चाल चली। रणजी ट्रॉफी को रोकने की वजह से प्लेयर्स का नुकसान होगा, इस बात का हवाला देकर रणजी टूर्नामेंट को दोबारा से वहीं से शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने और आने वाले मैचेस को दोबारा एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी इन्हीं ऑफिशियल्स की लगाई गई। इन लोगों को अलग अलग बड़े स्टेट बोर्ड्स में अपॉइंट करके इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अंदर की बात जाने तो चतुर रामलिंगम को रणजी ट्रॉफी दोबारा शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बस इन लोगों को उलझा के रखना था और इस केस को जितना हो सके उतना लंबा खींचना था।
इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में बोर्ड की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग भी ऑफर की गई। टूर्नामेंट बीच में ही रोक देने की वजह से बोर्ड ऑलरेडी काफ़ी नुकसान उठा चुका था और अब इन एक्स्ट्रा फंडिंग्स के लिए चतुर रामलिंगम ने एक बार फिर से वीक स्टेट बोर्ड्स को टारगेट किया। उनके ऑलरेडी कम किए जा चुके फंड्स में से कुछ हिस्सा इन अथॉरिटीज़ के हाथ में दे दिया गया। कुछ ना कुछ करके इस इन्वेस्टिगेशन को लंबा खींचने की कोशिश की जाने लगी। इससे पहले कि अथॉरिटीज़ किसी कंक्लूजन तक पहुंचती या फिर वीक स्टेट बोर्ड्स की अथॉरिटीज़ कम किए जा चुके फंड्स को लेकर आवाज़ उठाती, इस सबसे पहले ही आईपीएल आ गया और बोर्ड उसकी तैयारी में लग गया। आईपीएल खत्म होते होते इस केस को जैसे तैसे दबा दिया जा चुका था। इस पूरी कहानी के दौरान आम जनता का ध्यान इस केस पे कभी गया ही नहीं था। इस पूरी कहानी में सारा खेल किसी और ने खेला था और इस खेल की मार किसी और ने सही थी। इस पूरे केस में तुम प्लेयर्स लोगों ने कुछ नहीं किया? कई बार मजबूरी इंसाफ की उम्मीद से भी बड़ी हो जाती है। मेरा करियर तो फिर भी चल गया था, लेकिन इस कहानी के असली विक्टिम वो लोग हैं जिनसे उनका क्रिकेट ही छूट गया था। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि बोर्ड ने फंड्स को डिवाइड करने वाली पॉलिसी वापस ले ली है। सबको उम्मीद है कि अब वीक स्टेट बोर्ड्स के हालात भी बदलेंगे और अब ये सारी कहानी पूरी तरह से दफन हो जाएगी। इस सारी कहानी में तेरे स्टैंड अप का क्या रोल है? सिर्फ क्रिकेट खेल के मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। मुझे कोई ना कोई काम करने की ज़रूरत थी और मुझे क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं आता था। स्टैंड अप में मुझे एक ऐसी ऑप्शन नज़र आई जिसमें मेरा सब कुछ अच्छे से चल सकता था। मेरे घर के पास ही एक कॉमेडी क्लब था, कॉमिकल फैक्ट्री नाम का। वहाँ एक ही दिन में कई ओपन माइक करने का मौका मिलता था। तो बस ये सफ़र भी शुरू हो गया। शुरुआत तो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही करी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे स्टैंड अप से भी प्यार हो गया और अब मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ कि मुझे स्टैंड अप छोड़ के सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए या फिर जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक मुझे करते रहना चाहिए। तो बस ये डबल लाइफ जी रहा हूँ तब से। चलो बढ़िया है, जब तक तुम्हारी गेम खराब नहीं होती तब तक करते रहो। स्टैंड अप कॉमेडी, रिटायरमेंट के बाद अच्छी प्लानिंग करी है तुमने। तो बताओ अब अपना स्टैंड अप कब दिखा रहे हो? अरे आप बोलो तो सही, अभी दिखा देते हैं। तो बिल्कुल फालतू लेटा हुआ था मैं, तो मेरे फ़ोन ने मुझे फैक्ट के रूप में एक चीज़ दिखाई। तब तक मैं फैक्ट ही मानता था ऐसी चीज़ों को। उसमें लिखा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। मतलब ये पढ़ते ही मेरा भरोसा ही उठ गया ऐसी चीज़ों से। अमन यार, सच तो हमें पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा आशिक बनते हैं। मतलब जिस देश में लोग तेरे नाम और कबीर सिंह देख के बावले हो जाएं, उस देश के लोगों की हालत तो आप समझ सकते हो कि नहीं। दिल टूटे आशिक तो भर भर के हैं इस देश में। मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो लगभग हर घर में एक आशिक तो मिल ही जाएंगे जिनका दिल टूटा हो, और कई बार तो एक ही घर में दो दो आशिक मिल जाते हैं जिनका दिल टूटा हो, और कई बार तो दोनों का दिल एक ही इंसान ने तोड़ा हो। Well, this is their definition of mutual understanding. No, I'm just kidding. I don't want कि ऐसा किसी के साथ हो, पर क्यों ना हो ऐसा। हम हर तरह की कोशिश तो करते हैं कि हमारे साथ अच्छा ना हो, और फिर दर्द भर के बैठ जाते हैं दिल में। इतना दर्द भरा है ना हिंदुस्तान में, आशिकों की तो हॉबी बन जाता है उदास शायरियां सुनना। ऐसे आशिकों से और कुछ हो ना हो, ऐसे शायरों का घर चल जाता है। ऐसे शायर जाकिर खान जैसे।
जाकिर खान, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जनरेशन के आशिकों के सबसे महान शायर। आशिकों के दिल को जो सुकून मिलता है ना उनकी शायरी सुन के, आशिकों को लगता है उनकी शायरी उनके दर्द के लिए ना, वो सरकाज़म है। वो तो असल में मजाक उड़ा रहे होते हैं इन प्यार करने वालों का, उनको समझ नहीं आता। नहीं, मैं बताता हूँ। एक क्लिप देखेंगे हम लोग, छोटी सी क्लिप अभी देखते हैं, ठीक है मैम? आप पहले तो सांस लो लंबे लंबे। आपकी हंसी सुन के मुझे खुशी नहीं हो रही, डर लग रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियंस में कोई इंसान ना हंसे तो अच्छा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप जैसे चाहे हंस सकती हैं, पर अपने घर जाके। आप एक काम करो, आप सारे जोक्स याद कर लो और घर जाके कुंडी लगा के सारे जोक्स पे हंस लें। ठीक है, क्लिप देखते हैं हम लोग। शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है। मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बस, इसका मतलब समझ आया आपको? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इस शेर में कवि कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे बेवकूफ आशिक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां रेड लाइट की वजह से खड़ी है। अनजान बुलेट छोड़ो, वहां 18 अनजान लोग खड़े हैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी पे। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या ग्रुप डिस्कशन में आई है? मैक्सिमम आशिक ओवरथिंक करते हैं। हेलो, मैं नहीं बोल रहा, ये जाकिर सर ने बोला है। गाली देनी है तो उनको दो जाके, मुझे एक भी गाली नहीं आनी चाहिए, एक भी। जाकिर सर ने बोला। यकीन नहीं आता तो एक और क्लिप देखो उन्हीं की, देखो। कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगा। क्या बात है खान साहब? समझ आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ। इस शेर में कवि कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे बॉलीवुड से इंस्पायर हुए बेवकूफ आशिक, अगर सिर्फ मांग में लाल रंग भरने से शादी होती तो होली के दिन हर लौंडे की 800 शादियां हो जाती। सच में लड़के दोनों हाथों से रंग लगा रहे होते। 1600 शादियां, मतलब श्री कृष्ण बनने का एक इकलौता प्रैक्टिकल तरीका लोगों को मिल जाता। ये देखा लौंडे कैसे खुश हो रहे हैं सारे के सारे। बीवियां होंगी। बच्चे वो कृष्णा थे, उनकी शख्सियत हम तुमसे बहुत ऊंची थी, उन्होंने संभाल लिया सबको। तुम्हारी इतनी बीवियां हो गई तुम बावले हो जाओगे। सच बोल रहा हूं, हिंदू होने के बावजूद तुम्हें ट्रिपल तलाक अच्छा लगने लगेगा। तुम करवा चौथ के दिन बेहोश हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो? आशिकों की हालत बहुत ख़राब है भाई हमारे पास। आशिकों की शादी ना हो, दिल टूट जाए तो नुकसान है, शादी हो जाए तो और नुकसान है। और ये तो हमारे देश में शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों माना जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड है शादी में? शादी से पहले शादी के सारे फायदे समझ में आते हैं और शादी के बाद नुकसान। सिंपल सा तो है। क्यों मैम, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आप तब से हंस क्यों नहीं रहे हो? हाँ, सच में जोक याद कर रहे हो क्या? अरे मजाक किया था मैंने, सीरियसली थोड़ी लेना था। तो बैठ के याद कर रही हैं। नहीं मैम, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप सही जा रही थी, आप जोक याद ही करो।